नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की ओर से किए गए एक खास विचार मंथन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा की, रूस यूक्रेन युद्ध की और इजराइल हमास संघर्ष की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व ने विकसित भारत की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया है। इसके तहत क्या रणनीति बनी है सर? निधि जी, देखिए, तो आपको मालूम है, दर्शकों को भी पता है कि भारतीय सेना हर समय मंथन करती रहती है जी। अपनी हर एक चीज़ पर, कार्यप्रणाली पर, अपने जो इनके स्ट्रेटजी है, थिंकिंग है, ट्रेनिंग है। तो ये मंथन जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, हर 6 महीने में होता रहता है जी। और इसके लिए पहले ही उसके लिए एक खाका बन जाता है कि क्या चीज़ें, किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि नीचे के लोगों से भी पूछा जाता है, ऊपर तक के विचार लिए जाते हैं और ऊपर जो डायरेक्शंस हैं जी, शीर्ष नेतृत्व का, वो भी जो है डिस्कस होता है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो वही प्रक्रिया ये आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कि और भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके पास नेतृत्व है अलग अलग विभागों का और शीर्ष क्षेत्र में हैं सेना के, उनकी ये मीटिंग हुई थी जी 9-10 को, 19 और 20 अगस्त को। और उसमें जो है जो अभी प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य रखा है पूरे देश के लिए, सिर्फ सेना के लिए नहीं, पूरे देश के लिए वो लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत हमें बनाना है और बनना है जी। और वो चीज़ हर एक के लिए है, तो हमारे सेनाओं के लिए भी है। और इस बारे में ही मंथन किया गया कि हम कैसे इस चीज़ को लेके चलें। क्योंकि देखिए, जहाँ हम डेवलप्ड नेशन या विकसित भारत की बात करते हैं, तो मतलब हम उस लेवल पर आ जाते हैं। मैं नहीं कहूँगा सिर्फ अमेरिका या इंग्लैंड या बाकी देश जो जिनको हम डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, मैं कहूँगा कि अगले 22-23 साल जब तक हम बात कर रहे हैं तो हमें उनसे भी ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो आगे बढ़ेंगे जी। तो हमारी प्लानिंग तो और आगे बढ़ने की होगी। और जैसे माहौल हम देख रहे हैं कि विकसित बनने के लिए आपको हर एक चीज़ में काफ़ी आगे बढ़ना है, लेकिन आपका आर्थिक जो है, राजनीतिक और ये सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है जी। और हर जगह, चाहे हम तीनों जगह बात करें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, साइबर और स्पेस, हर एक में हमें उसकी बात करनी पड़ेगी। तो इसका मंथन जो है ज़रूर किया गया और इसमें फ़ौज तो आर्मी पहले से ही इसमें एक्शन ले चुकी है। 2023 को उन्होंने ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्लेयर किया था। 2024 को उन्होंने ईयर ऑफ IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने उसको डिक्लेयर कर रखा है। तो ये जो है इसमें इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा जाए तो स्ट्रेटजी, अपनी जो इनकी थिंकिंग है, ट्रेनिंग है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चैलेंजेस जो अभी हैं और जो आने वाले हैं। देखिए, हमें आने वाले चैलेंजेस के बारे में ज़्यादा सोचना है जी। और ये हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, आप रूस यूक्रेन का हम देख ही रहे हैं। अभी तक रूस कहाँ था और एक बैग यूक्रेन भी कुछ उनके अंदर रूस के अंदर आक्रमण कर दिया। इजराइल हमास का हम देख रहे हैं जी। ये दोनों, इजराइल को भी और रूस को भी इनविंसिबल माना जाता था कि इनके पास इतनी शक्ति है कि सब जैसे बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं क्या हालत है जी। तो इन और छोटे मोटे और भी हैं। ईरान देखिए, ईरान और इजराइल का है। इराक में देखिए क्या हो रहा है, अफ्रीकन देशों में कि देखिए क्या हो रहा है। और जो राजनीतिक या सामाजिक पहलू हैं जी, उसमें भी सेना की बहुत बड़ी भूमिका है। आज देखिए, आप सामाजिक पहलू आप इंग्लैंड का ही ले लीजिए, कितने वहाँ पर प्रदर्शन हुए, वहाँ पर गोलियाँ भी चली और ऐसी चीज़ें देखी गई जो आज तक वहाँ हुआ नहीं जी। तो ये सारे माहौल को लेकर के सेना ने भी, चूँकि इसके साथ ही रहना है, तो उनको भी एडेप्ट करना पड़ेगा कि कैसे, अगर ऐसे समय आते हैं। और जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि सेना तो आखिरी स्तंभ होती है जी। तो उसको तो पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा हर एक पहलू के लिए। जी।
तो ये चीज़ें डिस्कस हुई थी। और जैसे प्रधानमंत्री ने तो अगले जो नेक्स्ट डिकेड है, मतलब 10 साल को उन्होंने बोला ईयर ऑफ डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या फ़ौज कैसे करेगी, किस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगी, उस टास्क के लिए जो विकसित भारत के लिए चैलेंजेस होंगे उनके ऊपर। और इसमें देखिए मॉडर्नाइजेशन तो एक है ही है, थिएटराइजेशन जो हो रहा है, तीनों सेनाओं का आपसी तालमेल, वो उसके बारे में कैसे ट्रेनिंग की जाए। आप देखिए अभी हम हमारा तीनों सेनाएं लगभग हर एक देश के ये उनके साथ एक्सरसाइजेस कर रही हैं, ट्रेनिंग कर रही है। मॉडर्नाइजेशन में वेपन्स और इक्विपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है हर एक जगह, क्योंकि हम अब ग्राउंड से नहीं, ज़मीन से नहीं, ज़मीन के नीचे और ऊपर स्पेस तक जा रहे हैं। स्पेस वॉरफेयर भी है इसमें। लेकिन इक्विपमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। अभी तक हम सब इंपोर्ट करते थे, लेकिन आत्मनिर्भरता में जा रहे हैं और एक्सपोर्ट करने भी जा रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा इसमें भी फ़ौज का। और इसीलिए थिएटराइजेशन के साथ साथ इन्होंने आत्मनिर्भरता के साथ साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी, पहली बार एक चीज़ आई है जिसके बारे में बातचीत हुई है, मिलिट्री डिप्लोमेसी का, और जिसका फोकस हम आगे देखेंगे इसी पर रहेगा, जिन चीज़ों की हमने अभी बात की। इसके साथ साथ जब हम इसके ऊपर आते हैं जो, तो सिर्फ फ़ौज इसी में नहीं है। आप देखिए मिशन ओलंपिक्स आज से नहीं, काफ़ी साल से फ़ौज ने शुरू किया है, और इसमें हमने देखा इस बार कि लोन जो अकेला एक सिल्वर मेडल आया वो एक फ़ौज के थ्रू आया। नीरज चोपड़ा जो कि सूबेदार मेजर हैं फ़ौज में, और जो 117 का हमारा ये पूरी टोली गई थी ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में, उसमें देखिए 11% तो 27 जो है फ़ौज से थे। तो ये चीज़ें चल रही हैं और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। यूथ एम्पावरमेंट के बारे में भी इसमें बातचीत है एनसीसी के थ्रू। और यूथ की हम बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं, मैन वुमेन दोनों हैं, लड़के लड़कियां दोनों हैं। तो वो भी जो है उसके बारे में भी बातचीत हुई है। अग्निवीर एक चीज़ जो आ रही है जिसके बारे में हम भी बात करते रहे हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है, क्या करना है, क्या फीडबैक आ रहे हैं। देखिए अभी तो पहले अग्निवीर गए हैं तो उनके क्या फीडबैक आ रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं हर एक चीज़ में, उनके एम्प्लॉयमेंट में, उनकी ट्रेनिंग में, उनके एमोलमेंट से लेके हर एक चीज़ में। तो इसके बारे में भी है। और एक फ्यूचर रेडी फोर्स की बात की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसमें, कि फ्यूचर रेडी जो आगे आने वाला समय है उसके लिए हम तैयारी करेंगे। और फ्यूचर रेडी की जब आप बात करते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जितने लेसन्स आ रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन के हैं या इजराइल हमास का है या बाकी देशों का है, ये सबकी जो है हर एक चीज़ देख के वो चलेंगे कि इसमें क्या क्या है जिसको कि हमें ज़रूरतें देखने के लिए। अगर हम वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, ग्लोबल साउथ के लीडर हैं और ग्लोबल साउथ के कंट्री देश हमें हमारी तरफ देखना चाहते हैं, तो उनकी मदद कैसे हो सकती है इन मामलों में, और हम करते भी रहे हैं। मालदीव्स हमारा एग्जाम्पल था, चाहे श्रीलंका था। तो ये सब चीज़ें भी सामने आएंगी, यूएन मिशंस हैं जो भी सामने आएंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में ये बात होती रही है कि कैसे नए टेक्नोलॉजी, नई जो ज़रूरतें हैं उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे। और नेशनल इंटरेस्ट, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, जो राष्ट्र की जो इंटरेस्ट है, उसको कैसे फ़ौज जो है उसको हमेशा के लिए आगे आने वाले समय में उसको बरकरार रखेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। और जैसे मैं कह रहा था कि 2023-24 को रखा था उन्होंने ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और 24-25 को उन्होंने रखा हुआ है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। और देखिए फ़ौज की ट्रेनिंग ईयर जो होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ 23-24 फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ट्रेनिंग ईयर फ़ौज का जून होता है, जुलाई टू जून, 1 जुलाई से लेके अगले साल 30 जून तक। तो इसलिए ये प्लानिंग होती है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ डालना चाहूँगा, जो डिफेंस डिप्लोमेसी की बात आई है, मैक्सिमम देशों में हमारे देखिए जो डिफेंस अटैचेज हैं जो रहते हैं, पहले बड़े देशों में ही थे, अब
बाकियों में भी डाले गए हैं, मिनिस्ट्रीज में भी सीनियर ऑफिसर्स गए हैं, विदेश मंत्रालय, ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, कॉमर्स वगैरह में, कि ये क्योंकि हर एक जगह अब जहाँ भी देखिए चाहे हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं या बाकी देश भी जा रहे हैं, अगर कोई वहाँ पर विजिट के बाद डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी एक एग्रीमेंट जरूर हो रहा है जी। और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ़ौज अब अपने काउंटर उसमें अभी तक तो अकेले चल रहा था, लेकिन ये ज़रूरी है कि इन्वॉल्व हो और इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और देखिए डिफेंस डिप्लोमेसी में नहीं कि कोई नई चीज़ है, देखिए यूएन मिशंस में पहले ही थे, लेकिन अब भारत काफ़ी आगे है। यूएन मिशन ये भी पार्ट है डिफेंस डिप्लोमेसी का, कि जहाँ जाते हैं हम कैसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और जहाँ तक भारत अभी तक गया है इन मिशन में, हर जगह इसका काम इन्होंने अप्रिशिएट किया है जी। एक्सरसाइजेज देखिए हमारी तीनों सेनाएं, आप हर साल या हर महीने अगर देखें, हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं वो चल ही रही होती एक्सरसाइज पर हैं जी। चाहे तीनों अलग अलग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यहाँ हैं, बाहर जाके भी करते हैं दूसरे देशों में, और तीनों कंबाइंड भी करते हैं जी। तो वो भी एक डिफेंस डिप्लोमेसी का हिस्सा है। दूसरा जो है देखिए, अभी जैसे मैं कह रहा था कि भारत आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया ही है, बनेगा नहीं, बन गया ही है और आगे बढ़ेगा। तो ये वेपन्स इक्विपमेंट जो भी हैं, चाहे हमने बाहर से लेने हैं या हमारे बाहर जाने हैं, इन सब में डिफेंस डिप्लोमेसी काम आती है जी। प्रोपेगेट करने में, बताने में उसका। इसके अलावा देखिए ट्रेनिंग, कई देशों में हमारे लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, बाकी देशों के लोग हमारे ट्रेनिंग में आते हैं। और जैसा हमारे देश में है, भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हर तरह की एनवायरनमेंट है ट्रेनिंग का। जी। आप देखिए -50 डिग्रीज सिएचन में देखिए, जी। +50 आप आ जाइए राजस्थान में, यहाँ भी अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। उसके साथ देखिए हमारे पास प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, जंगल्स हैं, रिवराइन टेरेन है, रिवर्स का टेरेन है, सी का टेरेन है, माउंटेनस टेरेन है और ग्लेशिएटेड टेरेन है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें किसी एक देश में अवेलेबल नहीं है जी। जितना हमारे पास है। इसीलिए हमारी जो फ़ौज है हर जगह है, और इसीलिए हर जगह कामयाब रहती है कि वो हर जगह ट्रेंड है इसमें। तो बाकी देशों के लिए भी ये बहुत बड़ी उनके लिए सीख है। और आपने देखा ही है कि इवन अमेरिकन फोर्सेज आके ट्रेन किए हैं स्पेशल फोर्सेज के साथ। दूसरा, कोर्सेज में देखिए आजकल ट्रेनिंग में भी हमारे काफ़ी ऑफिसर्स और जवान बाहर जाते हैं, बाहर के आते हैं। तो ये सारा पार्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है डिफेंस डिप्लोमेसी का, जो कि डिस्कस हुआ है और इसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। मिशन ओलंपिक्स की बात हमने की, और इसके लिए देखिए शुरू से ही फौज को आगे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कई जगह एक बॉयज़ स्पोर्ट्स बटालियन भी बनाई हुई हैं जी। जहाँ पर कि लड़के लड़कियों के, इनको जो अभी नए आएंगे फौज में या आ रहे हैं या ऑलरेडी स्पोर्ट्स में हैं स्टेट या नेशनल लेवल पर, उनको लेते हैं और उनको जो है ट्रेन करते हैं उसके लिए। जी। तो ये भी एक मिशन लेकर के फौज चल रही है। और आपने देखा हर एक में, पिछली बार देखिए तो हर साल आप देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन जो है फौज का ओलंपिक्स में बढ़ता जा रहा है, और मेडल्स ज़रूर आगे आते रहेंगे। दूसरा, जो फौज की इन्वॉल्वमेंट है, जो नेशनल बाकी इनिशिएटिव्स हैं, देखिए गति शक्ति में फौज है इन्वॉल्व है। ड्यूअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप चाहे रोड्स लीजिए, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई जगह वहाँ पर हमने एयरक्राफ्ट लैंडिंग्स हुई हैं टेस्ट करने के लिए कि जरूरत पड़े उनको इस्तेमाल हो सके। वेयर हाउसेज हैं जिनका इस्तेमाल अगर युद्ध का समय आया तो कर सकते हैं, ड्यूअल यूज़ में वो आ सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी की ज़रूरत उस समय पड़ सकती है। और नेचुरली ड्यूअल यूज रहेगा तो नॉर्मल टाइम में भी इस्तेमाल रहेगा, और फौज भी अपना जब ज़रूरत है उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो डिस्कस हुई हैं। साथ में एक और चीज़ है जो फौज ने स्किल डेवलपमेंट का किया है सबके लिए, और ये स्किल डेवलपमेंट एक फोकस सबसे ज़्यादा जो है एक कुशल वीर योजना जो फौज ने बनाई थी, खास करके अग्निवीर के लिए। अग्निवीर जिनकी बारे में बात की जाती रही है, फौज उनको इतना स्किल उनकी बढ़ाना चाह रही है, और भी जो लोग रिटायर हो रहे हैं, हालांकि इसकी एज फैक्टर 40 तक रखा गया है कि जो लोग भी रिटायर हो, और कई होते हैं नॉर्मल भी लोग 18-20 साल में सर्विस में आते हैं तो 40 साल में
बाहर जाते हैं उन सबको उनकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए एक कुशल वीर योजना बनाई गई है और फोकस अग्निवीर पर है कि उनको जो है इतना स्किल्ड हैं कि आगे जा कर के उनको नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े बल्कि नौकरी उनको ढूंढे। तो ये चीज़ भी फौज लेके चल रही है इसके लिए। और यूथ एम्पावरमेंट की जो हम बात कर रहे थे उसमें एनसीसी देखिए एक बहुत बड़ी मेजर फोर्स, इनफैक्ट दुनिया की जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी यूथ फोर्स है वो। और एनसीसी का अभी 17 लाख के आसपास है, जो इसी साल रक्षा मंत्री ने बोला है कि इसको 3 लाख और बढ़ाने के लिए अगले 2 साल में, और प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा हुआ है कि इसको 17 से 27 लाख तक किया जाए जी। और इसलिए है कि इसकी डिमांड काफ़ी है जी। अभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, और अब तो इसको कई बोर्ड्स ने 10th और 12th में सब्जेक्ट बना दिया है, कई यूनिवर्सिटीज़ ने इसको एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है एनसीसी को। तो इस वजह से आप समझिए कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि अगर हम एनसीसी में 27 लाख वेल डिसिप्लिन्ड वेल ट्रेंड यूथ होंगे हर साल, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी समाज के लिए और देश के लिए, और इसमें इनकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी आगे चल करके। तो एक बहुत अच्छी ये डिस्कशन इस बार हुआ है विकसित भारत के ऊपर, और मैं कहूँगा विकसित भारत के साथ हर एक चीज़ को लेकर के तो एक बहुत अच्छी पहल है जो फौज पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़े रूप में इसको लिया है। जी बिल्कुल सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा का क्या महत्व है? नीरज जी, हम दोनों अलग अलग लेंगे जी। देखिए, पोलैंड में तो 1979 के बाद ये पहले प्रधानमंत्री हैं। उस समय 1979 में मोरारजी देसाई गए थे, उसके बाद कोई पोलैंड में गया नहीं। ऐसा नहीं है कि पोलैंड से ताल्लुकात नहीं हैं जी। पोलैंड देखिए, पोलैंड से एक तो ये भी है कि जब मोदी जी गए वहाँ पर कल, तो वहाँ जो है ये 70 साल जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पोलैंड के साथ हुए, भारत के 17वां साल है ये को भी है जी। लेकिन कहने के लिए तो ठीक है 17 साल, लेकिन अगर आप जाएं 17 सालों में, इन 70 सालों में, तो बहुत बड़ी कुछ खास उपलब्धि नहीं रही है जी। मैं भी कहूँगा कि इंटरेस्ट भी इतना नहीं रहा है दोनों के बीच में, पोलैंड और भारत के बीच में। लेकिन जैसे मैंने कहा, संबंध पुराने हैं। 1940 खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के समय जी पोलैंड से करीब 6000 औरतें और बच्चे, आप समझिए उस समय 6000, इसके अगर पॉपुलेशन के मामले में देखें तो कितना आएगा जी। भारत में आके उन्होंने शरण ली थी जी। और 2 मुख्य उस समय के जो हमारे स्टेट थे भारत के, एक जामनगर तो हम जानते ही हैं, अभी भी काफ़ी फेमस है वहाँ, और दूसरा कोल्हापुर। जामनगर और कोल्हापुर मेन था जहाँ आकर के वो रहे थे जी। और अभी भी उनके लिंकेजेज वहाँ से हैं। और हम सबको पता है कि महाराजा जो जामनगर थे उनकी तो स्टैचू वहाँ पर बनी हुई है जी। और जहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी श्रद्धांजलि देने गए थे जी। तो ऐसा नहीं है कि रिलेशंस नहीं थे, वहाँ पर रिलेशंस थे। इनफैक्ट हमें लोगों को ताज्जुब होगा कि 19th सेंचुरी में पोलैंड में हिंदी और संस्कृत पढ़ाया जाता था जी। आप ये समझिए कि इतनी पुरानी ये जो सांस्कृतिक विरासत है, और इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा ताल्लुकात, जैसे मैं कह रहा था, नहीं बढ़े थे। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले नहीं हैं, पोलैंड के प्रधानमंत्री से। देखिए, जब क्योंकि पोलैंड तो अभी इससे पहले वो यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष था, उस बीच में मार्च में जब गए थे 2022 में, तो उस समय मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री की उनसे। और यही नहीं, जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भारत के जो हमारे स्टूडेंट्स थे जिनको वहाँ से वापस लाना था यूक्रेन से, उस बीच में भी पोलैंड ने मदद की थी। तो बीच बीच में ऐसी चीज़ होती रही है। लेकिन मैं कहूँगा जिसे एक तरह से कहा जाए प्रगाढ़ रिश्ता हो, या जो रिश्ता यूरोप के बाकी देशों के साथ है, वो चीज़ पोलैंड के साथ नहीं है। जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, इनके साथ लीजिए, वो चीज़ पोलैंड के साथ उस लेवल तक का नहीं था जो बायलैटरल था। हालांकि ट्रेड था, अभी भी ट्रेड देखिए
$6 बिलियन का ट्रेड है, 5.78 आप अप्रॉक्सीमेटली 6 बिलियन का है, जिसमें कि भारत का तकरीबन 4.5 है या 3-4 के आसपास 3-4 बिलियन है, और पोलैंड का सिर्फ $1 बिलियन है। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड तो भारत के पक्ष में है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो भारत का यूरोप में ट्रेड, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ तकरीबन टोटल 12% है। मतलब उसके बाद अमेरिका आता है और उसके बाद चाइना आता है जी। तो लेकिन पोलैंड के साथ जितना होना चाहिए उस लेवल पर नहीं है, जबकि कंपनीज, भारत की कंपनीज पोलैंड में हैं जो कि आईटी और आप फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में, मेटलर्जी में, इन चीज़ों में हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं हैं। और पोलैंड का भी इतना ज़्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप चाहे आप ट्रेड की बात कीजिए, डिफेंस की बात कीजिए, कल्चरल रिलेशंस की बात कीजिए, तो पहले नहीं थे, लेकिन अब इस विज़िट से ज़रूर वो फोकस में आएंगे और आए हैं भी। अगर देखा जाए तो एक और चीज़ देखिए, बहुत दुविधा वाली बात है, ज़रूर है भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, क्योंकि पोलैंड हर तरह से यूक्रेन को समर्थन दे रहा है जी, रूस के खिलाफ, और वही बेस है, यूरोप का बेस है, क्योंकि वहीं से सब कुछ जा रहा है, चाहे साजो सामान से लेके ट्रेनिंग्स हैं, हर एक चीज़ पोलैंड कर रहा है, यूक्रेन को दे रहा है। भारत ने अपने आप को मिडिल उसमें रखा हुआ है, स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस की बात करके हम सबके साथ हैं। और यहाँ भी प्रधानमंत्री ने ही बोला है कि हम जो है पहले गिने चुनों के साथ था भारत, लेकिन अब भारत सबके साथ है, सबके साथ है जी। तो हम सबके साथ जाना चाहते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बोली है जाने के बाद। तो ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ये चीज़ भी बात ज़रूर वहाँ पर हुई है इस बारे में भी। और पोलैंड को भी देखिए, ऐसा नहीं कि वन वे तो होता नहीं है। पोलैंड ने भी देखा है कि पिछले कुछ सालों में भारत किस तरह विश्व गुरु बन रहा है जी। ग्लोबल साउथ का तो बन ही गया है लीडर, किस तरह भारत प्रोग्रेस कर रहा है अपने इकोनॉमी में, अपने रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, हर एक चीज़ में, तो और डिफेंस का खास करके। तो इन सब चीज़ों को देख करके पोलैंड को भी ये एहसास हुआ है कि भारत आगे आ रहा है, तो उसके साथ मिलकर के चलना ही सार्थक होगा। और उन्होंने अपने अगल बगल में भी देखा, चाहे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जहाँ भी हुआ प्रधानमंत्री गए, उनके प्रधानमंत्री और बाकी आते रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क पोलैंड के, वो 2010 में आए थे भारत में जी। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे ताल्लुकात मैं कहूँगा हायर लेवल पर नहीं हुए। और देखिए, हायर लेवल पर ताल्लुकात नहीं होते हैं तो नेचुरली लोअर लेवल पर भी नहीं होते, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो ये किससे फ़र्क पड़ेगा। और जो भारत का, उन्होंने 2 सालों में उन्होंने देख लिया कि उस लड़ाई में भी, यूक्रेन लड़ाई और रूस की लड़ाई में भी, भारत अपना जो स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन करके रखा हुआ है जी। रूस भी गए प्रधानमंत्री, यूक्रेन में भी जा रहे हैं, वहाँ भी बात हुई है। तो इससे भी मुझे लग रहा है कि उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जो मैं कह रहा था, अभी भी मैं कहूँगा कि बड़ी लो इंटेंसिटी, मतलब लो लेवल पर ताल्लुकात थे भारत और पोलैंड के, और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि हमारे विदेश मंत्री 2019 में गए थे पोलैंड में, उनके विदेश मंत्री भी 2022 में आए थे यहाँ, और अभी हो सकता है कि इस साल इनके राष्ट्रपति भी यहाँ पर आएँ। लेकिन एक दो चीज़ें हुई हैं, जैसे 2012 में पोलिश इंस्टीट्यूट खोला गया था दिल्ली में। 2018 में देखिए एक उनका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी एक यहाँ पर थी, और तकरीबन 10,000 इंडियन सिटीजन्स हैं पोलैंड में जी। तो है, लेकिन जिस लेवल का बढ़ना चाहिए था वो नहीं है। शायद ये ज़रूरी था कि पोलैंड में जो उनकी ब्यूरोक्रेसी और बाकी लोग थे, उनको इंडिया के जो राइजिंग स्टेटस था, राइजिंग पावर, वो शायद वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। उनको लगा था कि हम अपने आप चलते रहेंगे, भारत अपने आप अपनी जगह चलता रहेगा। और इस वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसी में, पोलैंड के फॉरेन पॉलिसी में, उनके डॉक्यूमेंट अगर आप देखें तो भारत का बहुत जिक्र नहीं होता था जी। पिछली बार ज़रूर हुआ है, जो 5 साल, वो 4 साल की शायद बनाते हैं अपनी वो फॉरेन पॉलिसी।
पिछले साल में जरूर जिक्र, पिछली पॉलिसी में, उससे पहले कोई भारत का जिक्र उनका नहीं होता था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लो इंटेंसिटी पर उनके साथ चल रहा था। लेकिन अब जो है लग रहा है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिफेंस टॉक्स होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी एज इट इज़। जो पहली बड़ी चीज़ की है, प्रधानमंत्री ने उनके साथ एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया ही है, उसके जिसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और वहाँ पर उन्होंने बोला है कि भारत तो केंद्र है ग्लोबल विज़न का, ग्लोबल विजडम का, और वसुधैव कुटुंबकम उन्होंने वहाँ भी बोला यही कि हम जो है, हमारी सोच ग्लोबल है। तो ज़रूर फ़र्क पड़ा है पोलैंड में, और मुझे पूरी आशा है कि आगे चल करके उनको वो इस लेवल पर आएंगे और ताल्लुकात हमारे बढ़ेंगे, और उनसे हमको भी फ़ायदा होगा और उनको, मुझे लग रहा है, ज़्यादा फ़ायदा होगा, जैसे कि यूरोप के बाकी देशों को हो रहा है। जी सर। रही देखिए, जहाँ तक यूक्रेन की बात है, जब से यूक्रेन 1991-92 में रूस से अलग हुआ, तब से कोई, भारत से कोई नहीं गया था यूक्रेन में हेड ऑफ स्टेट, और प्रधानमंत्री मोदी पहले हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ से कोई बातचीत नहीं हुई। यूक्रेन से देखिए हमारे ताल्लुकात काफ़ी थे, और इस वजह से था कि जब यूक्रेन अलग हुआ सोवियत यूनियन से, तो जो कुछ हमारे मैक्सिमम वेपन सिस्टम, हथियार और ख़ासकर एयरक्राफ्ट, सब जो है यूक्रेन के थे, मतलब रूस के थे, कहिए यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था उस समय। और जब अलग हुआ हो तो काफ़ी इंडस्ट्रीज, खास करके खार्किव जो है, इनका मेन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है जी। एयरक्राफ्ट वहीं बनते थे, मिग से लेकर के AN-32 वगैरह, ये सारे जो हमारे पास हैं वहाँ थे। टैंक्स, T-90 टैंक्स वहाँ जो है बनते थे, इंडस्ट्री वहीं पर थी। तो उस समय वो चला गया था यूक्रेन के पास। तो हमें जो भी था स्पेयर्स और बाकी चीज़ें यूक्रेन से ही हमारे पास आ रही थी। इनफैक्ट खाद्यान्न के क्षेत्र में अगर हम फूड में लें, तो भारत सनफ्लावर ऑयल जो है उसका लार्जेस्ट इम्पोर्टर था क्या, है भी, अभी भी अगर देखा जाए कम नहीं हुआ है, यूक्रेन से है। तो ट्रेड चलता रहा था उनके साथ इस हिसाब से। और अभी देखिए तकरीबन कई वर्ल्ड लीडर्स यूक्रेन जा चुके हैं, लड़ाई के जब से शुरू हुआ कई लीडर जा चुके हैं, बल्कि कई बार जा चुके हैं। अगर हम बात करें वेस्ट की और अमेरिका की, तो ये कई जगह कहा भी जा रहा था कि मोदी रूस तो हो गए, वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ वहाँ गई। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर तो वहाँ जा चुके थे, उनके भी फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ आए थे, और इनकी जेलेंस्की से मुलाकात तो हुई थी, 2 बार हो चुकी है प्रधानमंत्री की, वर्ल्ड फोरम में जब गए थे वो। तो G7 में भी मुलाकात हुई, बातचीत भी होती रही है जी आपस में। तो इसको देख करके ये सिचुएशन ऐसा नहीं है। और पहले देखिए प्रधानमंत्री ने तो पहले बोल दिया था, ऑलरेडी G7 में ही बोला था कि ये लड़ाई का समय नहीं है, नॉट टाइम फॉर वॉर। तो वो ये बोल चुके हैं पहले। और पीस टॉक्स के लिए देखिए जेलेंस्की ने भी बोला था प्रधानमंत्री मोदी को, रूस ने भी कहा था कि पहल को वो चाहते हैं कि पहल हो। तो ये जो चीज़ें हैं इसको ले करके गए हैं वहाँ पर। और देखिए वहाँ जाने का मतलब तो ये भी होगा कि जितनी ये डिफेंस, इकोनॉमिक, ट्रेड, पॉलिटिकल कोऑपरेट, इसकी भी बातें वहाँ होंगी, सिर्फ आइसोलेशन में नहीं होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने तो पहले ही बोला कि हम तो सबके साथ में चलना चाहते हैं, और वहाँ भी यही होगा। एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ होगी, और एग्रीमेंट साइन होंगे। और एग्रीमेंट देखिए अभी हमारे जो AN-32 विमान हैं, ट्रांसपोर्ट विमान जो हमारे पास एयरफोर्स के पास हैं, वो काफ़ी पुराने हो गए। उनके अपग्रेडेशन के लिए ऑलरेडी $400 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन हो चुका था, वो अभी तक होना था, अपग्रेड होने थे, जो नहीं हुआ। हो सकता है 2029 में, मतलब अगले 5 सालों में हो। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वहाँ से, इसके बारे में ज़रूर बात होगी। और देखिए अगेन जो हम पोलैंड के टाइम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स जो इतने हमारे थे, 27,000 जो वहाँ से निकाले गए थे इस लड़ाई के बीच में, एक बहुत बड़ी बात थी जिनको कि भारत में लाया गया था ऑपरेशन गंगा के तरह, गंगा के तहत। तो एक बिजनेसमैन काफ़ी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूक्रेन ज़रूर चाहेगा कि लड़ाई के बाद जो रिकॉन्स्ट्रक्शन वहाँ पर होगा उसमें भारत ज़रूर इंटरेस्ट ले, क्योंकि भारत के पास पूरी टेक्नोलॉजी है इस बारे में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जाना माना है भारत हर जगह।
और उन सबको पता है कि भारत जो देश अभी तैयार हैं यूक्रेन में आने के लिए, उनसे सस्ते और कम समय में उनसे अच्छा भी काम करके दिखा सकता है। तो ये भी एक बात वहाँ पर ज़रूर होगी। और जो भारत अभी भी ह्यूमन एड वहाँ पर जारी रखे हुए, ह्यूमैनिटेरियन एड भारत वहाँ पर देता रहा है। और जहाँ तक है कि क्या ये लड़ाई पर फ़र्क डाल सकता है, अभी नहीं लगता कि इतना फ़र्क अभी कुछ डाल सकता है भारत, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। यूक्रेन भी अब रूस के अंदर जा चुका है और पुतिन इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि मानेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी उनके ऊपर एक लांछन देखा जाए तो लग रहा है कि वो कमज़ोर थे कि उन्होंने अपना देखा नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन पहल तो ज़रूर होगी जी, पहल ज़रूर होगी कि बात हो जाए और युद्ध पूरी तरह नहीं रुके। अगर एक शांति प्रस्ताव आए और ये मानवीय त्रासदी हो रही है वो ना हो, जी, तो ये भी अगर इस पर भी अगर बातचीत होगी तो एक बहुत बड़ी पहल होगी। और बाकी जो चीज़ें जैसे हमने कहा, डिफेंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये तो हो ही होंगी। जी, जी, बिल्कुल सर। सर, यूक्रेन ने रूस पर हमले बढ़ा दिए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? साथ ही रूसी राष्ट्रपति की अचानक चेचन्या यात्रा का क्या कारण हो सकता है? नीर जी, देखिए, जहाँ तक रूस यूक्रेन की लड़ाई है, अब वो हम काउंट करते रह गए, दिन, साल, 2.5 साल हो गए जी, और वैसे चल रही थी। इनफैक्ट ये चल रहा था कि बीच में तो 6-7 महीने, 8 महीने हमने देखा कि लग रहा था कि स्टेलमेट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जी, यूक्रेन न रोक पा रहा था और रूस भी न आगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन पिछले 1-2 महीनों में जी, रूस काफ़ी आगे बढ़ रहा था और लग रहा था कि कुछ मेन सिटीज़ वो ले लेगा, और ले भी लिया उसने 1-2। हालांकि खार्किव भी एक मेन है जहाँ के नज़दीक वो पहुँच गया, लेकिन उसको कब्जा करना इतना आसान भी नहीं है, मुश्किल है। और इस बीच में आपने देखा था कि कई यूरोपियन देश ये कहने लगे थे, खास करके आप अगर फ्रांस की बात करें, कि इनकी फ़ौज जो है जानी चाहिए मदद करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन में कमी है। वेपन्स की तो थी शॉर्टेज, बट उनको सोल्जर्स की भी कमी थी, कोई आ नहीं रहा था आगे। और उस बीच में पिछली बार हमने बात की थी कि किस तरह 5 और 6 अगस्त की रात को जो कर्स्क रीजन है इसका, रूस का, वहाँ पर इन्होंने अटैक किया। जी, अटैक क्या किया, अंदर इन्होंने काफ़ी प्लान्ड वे में ट्रेंड जो है सेना भेजी। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ इनकी यूक्रेन की ही सेना नहीं थी, बाहरी भी लोग इसमें हैं। जी, और बाहरी कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मर्सनरीज हैं। जी, ये कहा जा रहा है कि उनके साथ खास करके लीडरशिप रोल में वेस्ट के लोग हैं, जी, फौज के लोग हैं। लेकिन कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है खबर की, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन अपने आप तो नहीं कर सकता, लेकिन ट्रेनिंग जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अंदेशा नहीं था रूस को। जी, और देखिए, हम लोगों ने एक बार बात किया था कि कुछ भी हो सकता है लड़ाई में, क्योंकि आप 10 चीज़ें सोचते हैं और 11वीं चीज़ करता है दुश्मन। जी, और वही हुआ इनके साथ। हालांकि इतना लंबा जो इनका 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का जो बाउंड्री, जो इनके साथ बाउंड्री है जी। यूक्रेन के साथ, हर जगह तो ये कर नहीं सकते थे, लेकिन एक रीजन था जो खाली था, और जहाँ इनको लगा वेस्ट को या नाटो को कि ये अंदर जा सकती है इनकी यूक्रेन की सेना, तो इन्होंने वो किया। और देखिए, अभी 15 दिन हुए उनके, 16 दिन रादर, आज अगर आप ले लें 5-6 की रात और आज, और इस बीच में उन्होंने तकरीबन 1260 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया है। कब्जा क्या किया, अंदर पहुंच गए हैं जी, 93 सेटलमेंट्स ले चुके हैं। और जेलेंस्की ने कहा था कि 2 जगह उन्होंने अपने मिलिट्री जो प्लाटून पोस्ट हैं वो भी बना दी हैं। और एम इनका है कि वहाँ डिफेंसेस बना लें, जी, जहाँ तक पहुँचे हैं, कि बाद में इनके वो काम तो आएगा ही जब भी बार्गेनिंग होगी। और हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, चाहे अगर 20 किलोमीटर भी अंदर अभी पहुंचा है यूक्रेन, और रूस भले उनके 1000 किलोमीटर अंदर हो, ये 10 किलोमीटर भी बहुत फ़र्क डाल सकता है बिल्कुल, नेगोशिएशंस में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सूजा उन्होंने कैप्चर
कर लिया है टाउन जो कहा जा रहा है, 3 ब्रिजेज भी इन्होंने नष्ट कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ देखिए जो इन्होंने सोचा था पहले, एक बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा तमाचा लगा तो है पुतिन के ऊपर, लेकिन लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि पुतिन ने जो रिएक्शन होना चाहिए था इतना बड़ा रिएक्शन नहीं किया इसके खिलाफ। जी। लोगों ने सोचा कि वो एक बाइक बहुत कुछ कर देंगे यहाँ के लिए। अभी जो न्यूज़ उनकी देखिए, कल पुतिन ने बोला है अपने फोर्सेज को 1 अक्टूबर का टाइम दिया है कि 1 अक्टूबर तक जो है आप इनको निकालो। रोक जरूर दिया है उन्होंने, अब नहीं बढ़ पा रही है यूक्रेन की सेना आगे। काफ़ी उन्होंने नष्ट किए हैं टैंक और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। रूस का कहना है कि तकरीबन 3000 सैनिक इनके मारे जा चुके हैं यूक्रेन के, लेकिन इंडिपेंडेंट किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, कंफर्म नहीं किया है। लेकिन देखिए ये तो होगा क्योंकि जब इतने अंदर गए हैं, वो काउंटर अटैक कर रहे हैं, तो उसमें नुकसान तो हुआ होगा ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ यूक्रेन ने रूस के कुछ एविएशन बेसेस जो हैं उस पर भी अटैक किया है, क्रीमिया पर वो कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए बात वही आती है कि अभी भी पुतिन ने वो रिएक्शन नहीं किया जो ये चाहते थे कि सेना कहीं और से शिफ्ट करके वहाँ ले आएंगे, वो उन्होंने नहीं किया। अभी भी डोनेट्स्क के इलाके में ये आगे बढ़ रहे हैं। और 2 जो गांव है, खासकर देखिए 2 जो एरिया हैं मेन, एक पोक्रोव्स्क का एरिया है, डोनेट्स्क रीजन में ही है, और टॉरस एरिया है। 2 मेन एरियाज हैं जहां पहुंचने के बाद अगर वो कैप्चर कर लेता है रूस, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा वेंटेज पॉइंट हो जाएगा यूक्रेन के अंदर दबाव डालने के लिए। उनके मिलिट्रीज हेडक्वार्टर्स खास करके जो वहाँ के लोकल हैं उनको जो है उनके ऑब्जर्वेशन के लिए और डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत कुछ वो कर सकता है। तो इसलिए जो है इसमें मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तो फ़ायदा मुझे नहीं दिख रहा है यूक्रेन को, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, वेस्ट के भी कह रहे हैं कि यूक्रेन को मिला क्या, अंदर तो चले गए। इससे अच्छा था कि इतनी फोर्स दे करके अपना इलाका इन्होंने लिया होता, जिस पर इनका कब्जा होता। अगर वहाँ से अभी देखिए, अभी नहीं 1.5 महीने का टाइम अगर रखा है पुतिन ने, अगर इनको वापस कर दिया वहाँ से, फिर इनके पास कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। तो अगर अपना इलाका लेते इसी तरह करके तो फ़र्क पड़ता। हाँ, फ़ायदा ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, मोराल पर फ़र्क पड़ा है, इनके ट्रुप्स पर, इनके लोगों पर। हालांकि अभी भी जो वहाँ पर सर्वे हुआ है, और ये कीव इंडिपेंडेंट का सर्वे है न्यूज़पेपर का जो उन्होंने यूक्रेन में किया है, अभी 32% लोग कह रहे हैं कि भाई भले कुछ देना पड़े रूस को, लेकिन ये बंद कराओ जंग। जो पहले 10% था, 32% कह रहे हैं। लेकिन हो सकता है थोड़ी चेंज इस वजह से हो, लेकिन बहुत फ़र्क तो मुझे नहीं लगता कि पड़ने वाला है। दूसरा, यूक्रेन ये कह रहा है कि हम कर सकते हैं, हम रूस के अंदर जा सकते हैं। वेस्ट को एक मौका मिला कि हाँ, रूस ऐसा इनविंसिबल नहीं है कि उसके अंदर भी अटैक किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसके ऊपर हो सकता है जो फ़र्क पड़ा हो। लेकिन हम कहेंगे मटेरियल टर्म्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितनी इन्होंने फोर्स वहाँ लगाई, उस फोर्स में बजाय 20 जो अभी कह रहे हैं कि करीब 25-30 किलोमीटर अंदर चले गए हैं रूस में, अगर 25-30 किलोमीटर या ये 1260 किलोमीटर की अपनी टेरिटरी ले लिए होते तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता उससे। वो जो है ज़्यादा मोरल बूस्टिंग इनके लिए होता। रूस ने किया ज़रूर है, थोड़ी बहुत फोर्सेस जो ज़ैपोरिज़िया साइड की हैं, उधर की कुछ फोर्सेज या खार्किव की थोड़ी बहुत फोर्स इधर ले आए हैं वो। और अभी देखिए बेलारूस भी वहाँ एक्टिव हो गया है फ्रंट पर। चेचन फाइटर्स इनके लिए रूस के लिए पहले से इनके साथ हैं, वो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं यूक्रेन के, वो गए हैं चेचन में अगेन। तो हो सकता है कि ये भी एक उनका कारण हो। तो एक दो तीन चीज़ें कुछ हैं जो कि इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये भी है कि जो रूस के मिलिट्री प्लानर्स हैं या थे उस समय उस इलाके के, उनकी प्लानिंग जरूर जो है ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं, अप्रिशिएट नहीं किए कि ऐसी चीज़ जो कर सकता है।
तो वेस्ट का मोराल ज़रूर अप है कि ये हो जाएगा। और जैसे जेलेंस्की कह रहे हैं कि ये हम बफर जोन बनाएंगे, लेकिन देखिए बफर जोन बनाना इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर वो खुद ही चारों तरफ से अगर घिरे हुए हैं तो बफर जोन इतना नहीं आसानी से नहीं बना सकते। बार्गेनिंग के लिए यस, कल को अगर पीस प्लान होता है तब हो सकता है जी। लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 18% टेरिटरी उनकी रूस ने ले रखी है जी। तो ये पॉइंट सम % लेकर के इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। जी। दूसरा जो सवाल इसमें है चेचनिया का, देखिए चेचनिया जो है उसके बारे में हम सब जानते हैं। चेचनिया की 2011 के बाद अभी गए हैं पुतिन वहाँ पर, और पहले जो है चेचनिया और रूस के बीच में बड़ी लंबी लड़ाई चल रही थी जी। और विभाजन के बाद रूस ने पूरी कोशिश की चेचनिया अलग नहीं हो, और चेचनिया अपना इंडिपेंडेंस चाहता था फुल। और चेचनिया की इम्पोर्टेंस देखिए, सबसे बड़ा यही है कि वो तो माउंटेनस रीजन में है, जो ऐसी जगह पर है जो वहाँ पर ये मिडिल ईस्ट का जो जितना ट्रेड है या जो रूट है रूस से, और बहुत इम्पोर्टेंट रूट है वो देखिए मिडिल ईस्ट के लिए जाने के लिए, वो जो है कॉकेसस रीजन का बहुत इम्पोर्टेंट है रूस के लिए। और इसी वजह से पुतिन तो है ही है शुरू से, उन्होंने कभी ये होने नहीं दिया कि चेचनिया अलग हो। लड़ाई जारी रही और अल्टीमेटली उन्होंने अपने ही एक प्रोटेजी को वहाँ पर रखा हुआ है जो कि हमेशा से वो मदद करते रहे हैं। और ये अनअनाउंस्ड विजिट हुई है, तो ये भी देखा जा रहा है कि लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि उनके यहाँ रूस अंदर घुसा है और ये वहाँ गए हैं जी। तो इससे भी कहा जा रहा है कि उनको चिंता नहीं है यूक्रेन के आने का, कि उनको पता है कि वो बाहर निकालेंगे उसको। ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक चेचन जब गए हैं चेचनिया में 47,000 चेचन्स गए थे इनके साथ लड़ाई में यूक्रेन के। 9,000 अभी कुछ महीनों में गए हैं, और इन्होंने बोला भी है कि आप लोगों की वजह से जो है हम सेफ हैं जी। पुतिन ने वहाँ पर बोला है, चेचन फाइटर्स को बोला है। तो इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी, जैसे मैंने कहा ट्रेड रूट तो है, वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या भंडार हैं वहाँ पर, तो इसलिए वो चाहेंगे नहीं कभी कि जो है वो जाए इनसे अलग हो। लेकिन ताज्जुब की बात है कि चेचनिया पूरा मुस्लिम रीजन है जी। पूरा मुस्लिम इलाका है, इसके बावजूद वो कंट्रोल वहाँ रखे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो जाने देंगे, क्योंकि चेचन अगर हाथ से गया तो इनको बहुत बड़ी मुश्किल पड़ सकती है वहाँ पर। और उन्होंने चेचन फाइटर्स वहाँ से ज़रूर और लेने होंगे, उनका भी मोराल बढ़ाने के लिए और अपने यहाँ लेने के लिए। इस वजह ही मुझे लगता है कि यही एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से वो गए हैं। और ज़रूर कुछ और चेचन फाइटर्स वहाँ से आएंगे जिनकी मदद ले करके और ये आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सर, अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम कराने के काफ़ी प्रयास किए हैं। आपको क्या लगता है संघर्ष विराम संभव है? क्योंकि एक तरफ बातचीत चल रही, दूसरी तरफ धमाके भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी, आपको अगर याद है हम लोग काफ़ी पहले से इस पर बात कर रहे हैं, और अभी तो देखिए तकरीबन 8-9 महीने हो गए। 9 महीने पहले बातचीत ये पीस की शुरू हुई थी जी। अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो शायद 22 नवंबर का दिन था जब ये बात हुई थी, और कुछ समय के लिए युद्ध विराम हुआ था वहाँ। 4-5 दिन का युद्ध विराम था जिसमें कि युद्धबंदियों को और कुछ हॉस्टेजेस छोड़े गए थे। तकरीबन मेरे ख्याल से 50 के आसपास इजरायलीज थे और 150 के आसपास पैलेस्टीनियंस थे, जिसमें बेसिकली औरतें और बूढ़े और बच्चे थे। और उसको फिर जो है बाद में 2 दिसंबर तक एक्सटेंड किया गया था, जिसमें कि कुछ और हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स पैलेस्टीनियंस छोड़े गए थे। तो ये तब से चल रहा है। उसके बाद की अगर मैं टाइमलाइन अगर आपको दूं, नवंबर दिसंबर, उसके बाद देखिए 10 दिसंबर को भी अब वो प्रस्ताव आते रहे थे। 10 दिसंबर को प्रस्ताव आया था यूनाइटेड नेशंस में इसी का सीज फायर का, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया था। उनका ये कहना था कि ये इजराइल पैलेस्टीन जो है 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं मान रहा है, इसलिए उन्होंने इसको वीटो किया। उसके बाद फिर 20 फरवरी को दोबारा ये प्रस्ताव आया, दोबारा वीटो किया
अमेरिका ने। जी। तो ये अगर आप देखिए 3 महीने में तो यही होता रहा, अमेरिका ने प्रस्ताव ये रोका। उसके बाद 26 मार्च को दोबारा प्रस्ताव आया और इस बीच में काफ़ी कुछ नुकसान इजराइल ने कर दिया था। इस वजह से जो है खिलाफ जा रहा था, दुनिया उस इजराइल के खिलाफ बोल रही थी। उस समय जो है उस प्रस्ताव जब दोबारा आया 26 को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स में, तो वीटो नहीं किया अमेरिका ने, लेकिन उन्होंने एब्सटेन किया। जी। लेकिन कारण ये था कि ये प्रस्ताव जो है नॉन एनफोर्सेबल था, जी। कि एनफोर्स नहीं हो सकता था। तो इसलिए उसका इजराइल ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, कोई फॉलोअप ही नहीं किया उसके बारे में। नॉन बाइंडिंग था। नॉन बाइंडिंग का मतलब कि कोई कुछ कर नहीं सकता उसके अगेंस्ट। फिर देखिए 7 मई को जो प्रपोजल आया था, जो बाइडेन ने बोला था कि उन्होंने कहा कि इजराइल एग्रीड है 3 फेज़, जो उन्होंने 2-2 हफ्ते के 3 प्रपोजल 3 फेज़ के दिए थे, उस पर बात आगे बढ़ी थी और लगा था कि बात बन सकती है। 3 फेज़ में कैसे कैसे था, पहले ये हॉस्टेजेस का था, फिर इजराइल डिफेंस फोर्सेस का विड्रॉल था गाजा से, पार्शियल विड्रॉल पार्शियल इन्होंने बोला था नेतन्याहू ने, अदरवाइज विड्रॉल था, और लास्ट में था कि फिर वो आगे बातचीत करेंगे इसके बारे में। लेकिन वो भी बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि नेतन्याहू हमास जो है फुल सीज फायर चाहता था, रादर परमानेंट सीज फायर चाहता था, और नेतन्याहू नहीं चाहते थे। जी। तो इसलिए वो डिस्कशंस चलते रहे, वो बात आगे नहीं बढ़ी। और उसके बाद नेतन्याहू ने काफ़ी तेज कर दिया था अपना आक्रमण हमास के ऊपर। ईरान पर भी हुआ, हौतीज़ आ गए, हिजबुल्लाह से चल रहा था। तो मतलब इन सबों के बीच में आपको याद होगा कि दर्शकों को भी याद होगा कि हमने यहीं पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई लगता नहीं कि ये सीज़ फायर इस तरह चल पाएगा, और वही हुआ। लेकिन 7 मई को देखिए बाद में आके हमास ने बोला ज़रूर था कि हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ उन्होंने अपनी पॉइंट्स दिए थे, 7 पॉइंट, और लेकिन इजराइल ने, नेतन्याहू उस पर एग्रीड नहीं थे। जी। वो कभी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमास का तो हम खात्मा करेंगे, पार्शियल विड्रॉल और फुल विड्रॉल भी नहीं चाहते थे इजरायली फोर्सेस का। और मुख्य जो था कि आफ्टर वॉर गाज़ा में कौन कंट्रोल करेगा, उस पर लेकर के बात नहीं बन रही थी। तो कई ऑप्शंस आ रहे थे, लेकिन ये बात आगे बढ़ी नहीं। अभी देखिए 31 जुलाई को जो अभी बात हुई थी, उसमें भी ये आया था, मीटिंग उनकी हुई थी। 31 जुलाई को तो हानिये का जब एसेसिनेशन हो गया, तो ये तो क्लियर लग रहा था कि अब ये मुश्किल है जी। और उस समय था कि हानिये के बाद ईरान तो ज़रूर बदला लेगा। जी। और ये भी कहा गया कि पीस प्रपोजल, चूँकि बातचीत आगे बढ़ रही है, इसलिए ईरान को रोका गया है प्रेशर डाल करके कि इसमें कुछ ऐसी कार्रवाई ना करे कि ये पीस प्रपोजल आगे नहीं बढ़े। जी। और अभी जो है 15 अगस्त के दिन ये मीटिंग थी ऑलरेडी कतर में, जहाँ की सभी गए हुए थे। दोनों इनके CIA चीफ भी थे, मोसाद भी थे, इनका हमास का, कतर और इजिप्ट और US सारे नेगोशिएटर्स वहाँ थे, लेकिन कोई ख़ास ब्रेक थ्रू वहाँ पर नहीं हो पाया। जी। और अभी देखिए ब्लिंकन गए हुए थे इजराइल में, वो इजिप्ट में ही गए, कतर में भी बातचीत की, और 19 को उन्होंने एक नया प्रपोजल दिया है वहाँ पर, जिसको कि वो उन्होंने बोला है कि ब्रिजिंग प्रपोजल है, कि मतलब जो अनरिजॉल्व डिफरेंसेस हैं उसको ब्रिज करेंगे, एक ब्रिज बनाएंगे। कि कहने का मतलब ये था कि कुछ चीज़ें ये छोड़ेंगे, कुछ वो छोड़ें, और एक आपस में एक पुल बनाइए, ब्रिज बनाइए कि भाई हम इतना लेके चलते हैं। जी। वो उन्होंने बोला, और ये भी बोला कि एक फाइनल है जी। जिसको लेकर के चलना है, इसके बाद जो है फिर ये चांस नहीं मिलेगा। अब 19 को उन्होंने जब ये बात की, 20 को ही इनका आ गया स्टेटमेंट हमास का, जिन्होंने कहा कि भाई हम तो पहले वाले प्रपोजल से ही एग्रीड थे, तो हमको दोबारा बातचीत करने के लिए आने की ज़रूरत है नहीं। इजराइल ने ज़रूर बोला है कि वो अपना डेलीगेशन भेजेगा बातचीत के लिए, इसके बारे में आगे करने के लिए। हमास का जो इनका एक स्पोक्स पर्सन है, हसम बदरान हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमास शांति चाहता है, पीस प्रपोजल पर हमास आगे बढ़ना चाहता है, और चाहता है कि वो यहाँ तक उन्होंने बोला कि गाज़ा में जो सिविलियन कंट्रोल है, यानी गवर्नमेंट का जो इनकी चल रही थी, वो हमास छोड़ने को तैयार है।
जी लेकिन हमास अपना मिलिट्री विंग नहीं छोड़ेगा। जी तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उसको डिसबैंड नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल ने तो बोला कि वो खात्मा चाहते हैं हमास का। जी तो अगर ऐसी चीज़ लेके चलेंगे फिर बात वहीं की वहीं आ रही है। हालांकि जो अभी बात चल रही है, आगे बढ़ाने की बात हो रही है इसके बारे में, उसमें 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है कि जैसे वो ब्रिज की बात हुई कि कुछ ये छोड़ें कुछ वो छोड़ें और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। जी। ब्रिजिंग वही है कि बीच का एक रास्ता निकाला जाए जो वो ले आए हैं। दूसरा, जो कंट्रोल होगा, सिविल कंट्रोल जिसके ऊपर चल रहा है, कौन करेगा? हमास चलिए पीछे आ गया, तो अब ये बात चल रही है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसको ही फोकस में लाया जाए कि वो कंट्रोल करे जी और एक मिलीजुली फोर्स बनाई जाए सभी की, बाकी स्टेट्स की। हमास और ये नहीं शामिल होंगे, इजराइल भी नहीं होगा उसमें, कोई अमेरिकन लीड करे, इजिप्ट, कतर, इन लोगों के फोर्स हो स्टेट्स की, जो कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और बाकी से सिक्योरिटी सिचुएशन देखे। अब मुझे नहीं लगता कि इस पर इजराइल एग्री करेगा, क्योंकि इजराइल ने तो पहले ही बोला है कि सिक्योरिटी तो हमारे ही अंडर रहेगी, नहीं तो फिर यही हालत हो जाएंगे वहाँ पर जो हमास ने जैसे अपनी हालत की थी। जी तो एक कंटेंशियस पॉइंट बना ही रहेगा। दूसरा देखिए, हॉस्टेजेज एक मेन वेपन थे हमास के पास। अब जो लेटेस्ट हैं उसमें ऑलरेडी 6 तो पिछली बार मारे गए थे। उन्होंने जो बॉडीज निकाली थी 111 में से निकाल दीजिए 105, कहा जा रहा है कि तकरीबन 39 और हैं जो मर चुके हैं, उनका नहीं पता है। तो रह जाते हैं तकरीबन 65-70 के आसपास। जी अब इनमें से कितने कहाँ पर हैं और कब आएंगे, इसके ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या हमास एग्री करेगा जी ये आखिरी हथियार उनके पास जो है वो छोड़ने के लिए। तो ये भी एक आगे के लिए प्रश्न रहेगा। और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि पोस्ट वॉर, लड़ाई के बाद का जो गाज़ा है उसमें हमास का कोई रोल हो। जी और हमास जो है पहले बोल चुका है कि मिलिट्री विंग अपनी हटाएगा नहीं, इसका मतलब वो भी अपना कंट्रोल वहाँ चाहेगा। जी इसके अलावा देखिए सिर्फ अकेले तो हैं नहीं, क्योंकि रिकॉन्स्ट्रक्शन में तकरीबन देखिए $10 बिलियन अभी का एस्टिमेट है। जी कौन देगा? जी कहा तो जा रहा है, सभी को बोला जा रहा है, लेकिन बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज तो आएंगे नहीं बीच में देने के लिए। जी दूसरा है, हमास तो है, फाटा वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत बड़ा है। जी यहाँ इन्होंने चीन में तो आपस में मुलाकात कराई थी दोनों की बातचीत, लेकिन अभी भी वो अलग ही हैं। जी और फाटा ने यहाँ तक बोला, अभी बोला है, उनकी जो स्पोक्स पर्सन ने बोला है, और उनका कहने का मतलब यही था कि भाई हम भी एक हैं, जी कि मतलब गाजा पर कंट्रोल सिर्फ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और बाकी नहीं है, हमास नहीं हो, हम तो हैं। जी क्योंकि फाटा अभी तक खुल करके तो आया नहीं है लड़ाई में, जी तो उनका कहना है कि हम तो आ सकते हैं। तो एक ये तीसरी फोर्स भी आएगी। और क्या फाटा भी जो है इजराइल के विरुद्ध है? तो क्या इजराइल ये चाहेगा? तो ये कुछ प्रश्न चिन्ह हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इसका जवाब मिल पाएगा। ऑफ कोर्स बीच का रास्ता ब्लिंकन ने बोला है निकालने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। मानवीय त्रासदी जो वहाँ है, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, उसके अलावा अमेरिका के इलेक्शन है, जी उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है उनको जी कुछ न कुछ दिखाना कि यहाँ तक ये पहुँच रहे हैं। जी और इससे पहले कि चीन और रूस कोई पहल करे, जी ये अपनी पहल वहाँ करना चाहते हैं। जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ के लिए, लेकिन लड़ाई भी नहीं चाहते हैं कि एस्केलेट हो। जी हिजबुल्लाह वहाँ बैठा हुआ है फुल्ली आर्म्ड, ईरान बैठा हुआ है वहाँ पर, हौतीस बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बहुत शांतिप्रिय रहेगी जी या उसको कब तक दबा के रखेंगे। जी तो जरूरी है शांति प्रस्ताव भी आना, लेकिन एक बीच का रास्ता अगर निकल जाए सबको लेकर के, तभी काम बन पाएगा। एक तरफा या दो तीन को लेके साथ चलने से नहीं होगा। अगर फाटा आगे आ रहा है तो उसको भी लेके इनको कभी ना कभी साथ में चलना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के बाकी जो देश हैं, चाहे सीरिया हैं चाहे बाकी हैं, और दबे तौर पर इनको हिजबुल्लाह और हौतीस को भी लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो चिंगारी अगर रहेगी तो कभी ना कभी ज़रूर भटकेगी। बिल्कुल सर। और सर, हम कार्यक्रम का समापन करें उससे पहले सोशल मीडिया पर इस बीच जो कुछ प्रश्न लोगों ने पूछे,
सर एक फेक ऐप चल रहा था, अरमान ऐप, उसके जरिए दावा किया जा रहा था कि आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं या भारतीय सेना में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप इस ऐप के जरिए पंजीकरण कराएं और आगे बढ़ें, जिस पर भारतीय सेना की ओर से भी बयान आया है और उसको फेक बताया है। तो इस तरह की जो ऐप हैं उससे ज़रूर लोग दिग्भ्रमित हो ही जाते हैं, तो लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए नीरज जी, भारतीय सेना जो है उसकी जो प्रक्रिया है जी भर्ती की, वो बहुत साफ है, जी बहुत साफ सुथरी है। जी और ये हमेशा अखबार में निकलता है, मीडिया में भी आता है, जी कब कौन सी भर्ती हो रही है। जी और आप देखिए, अब तो मेन अग्निवीर का है जो भर्ती होती रही है, जी और इसको भर्ती सेंटर्स बना रखे हैं जी भारतीय सेना ने जी रीजनल लेवल पर। और मेन जितने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, जी जहाँ जहाँ स्थानीय मुख्यालय हैं फौज के, जी। वहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, वहाँ जा करके कोई भी पता कर सकता है। जी इवन जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके संगठन है, वो भी इस बारे में बता सकते हैं। जी। और कोई भी ऑनलाइन जाके चेक कर सकता है। जी लेकिन ये जो आपने कहा, जो आजकल देखिए साइबर ठगी हर जगह हो रही है, जी और लोग ये भोले वाले हमारे जो नौजवान हैं उनको लोग बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम ट्रेन करेंगे, हम आपको भर्ती कराएंगे। जी। वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी उनसे मिली भगत है, जी इतने पैसे दीजिए और आपको भर्ती कराएंगे। जी तो ये जो है मैं इस माध्यम से अपने सारे जो नौजवान हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप इस मामले में मत जाइए। सेना किसी के द्वारा ये काम नहीं करती, जी। वो अपने आप, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेडक्वार्टर्स हैं, उन्हीं पर भरोसा रखिए। कोई अगर आप ऑनलाइन जाइए, सेना का तो बड़ा खुला हुआ ऑनलाइन careersarmy.nic.in पर है, आप जाइए, उसमें चेक कीजिए। और बहुत आपको अगर कोई शक है तो आप जितने स्थानीय आपके नियरेस्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ जाइए, बात कीजिए जी। लेकिन किसी के इस झांसे में मत आइए। और ये जो है, क्योंकि ये आपका और पूरे देश का ये नुकसान कर रहे हैं इस तरह करके, जो कि सही नहीं है। और ये साइबर ठगी ही मैं कहूँगा, इसके उसमें झांसे में कभी नहीं आए। जी बिल्कुल, तो सावधान रहना होगा सभी को। और जहाँ तक सर कार्यक्रम की बात है, तो आपने भारतीय सेना ने विकसित भारत को लेकर जो अपना विज़न तैयार किया है, क्या रणनीति तैयार की है और कैसे मिलिट्री डिप्लोमेसी का सृजन हुआ है, उस पर आगे बढ़ेगी अब सेना, तो इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पोलैंड की और यूक्रेन की जो यात्रा रही, उसका क्या महत्व रहा, उस पर आपने जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आपने विस्तार से जानकारी दी। और इजराइल हमास के बीच में जो तनाव चल रहा है और एक तरफ संघर्ष विराम की बातचीत भी हो रही है, तो उसका क्या भविष्य हो सकता है, उसके जो तमाम पहलू हैं उस पर भी आपने विस्तार से प्रकाश डाला है। आज का कार्यक्रम भी सर आपने सारगर्भित और ज्ञानवर्धक बनाया, इसके लिए आपका बहुत आभार। आप इस चर्चा से जुड़े समय निकाल कर सर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।